Hello everyone. So today we are going to start with the chapter number 6 of class 10 science, that is the life processes. Okay, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट. इनफैक्ट दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, तो हमने हमने स्टार्ट कर लिया था लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पहले ही, और हमने बहुत सारे पॉइंट्स भी कवर कर लिए थे. आज ये रहेगा थर्ड पार्ट. हमने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझाया था. न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, क्या रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का. ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, अमीबा कैसे करता है, ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. ओके, द नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में. ठीक है, किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू पाइरूवेट प्लस एनर्जी. ठीक है, इसको फिर से रिवाइज़ करा देते हैं बिकॉज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये टेबल, ये वाला जो फिगर है, फ्लो चार्ट है जो, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ये तो सभी केसेस में कॉमन रहेगा. ठीक है, ग्लूकोज ये कहाँ से आया, इट्स ऑब्टेन फ्रॉम दी फूड. ठीक है, हमें कहाँ से मिला ग्लूकोज, फ्रॉम दी फूड. तो फूड से हमें ग्लूकोज मिला. नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अब ग्लूकोज की साइटोप्लाज्म में क्या होगी, ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा इनटू पाइरूवेट विच इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी. ओके, तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप. अब ये जो नेक्स्ट स्टेप होगा इट विल वेरी इन एवरी ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लगभग जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर मैं बात करूँ यीस्ट की, देन इन आवर मसल सेल्स, देन इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो अलग अलग केसेस में अलग अलग यहाँ पर जो है प्रोसेसेस होंगे, वेरिएशंस होंगी, किस तरीके से वहाँ का, जैसे क्या होता है ना, जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिलता है. इफ़ आई टॉक अबाउट इन केस ऑफ यीस्ट, तो यीस्ट में क्या होगा, यीस्ट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि क्या है, एक एनएरोबिक ऑर्गेनिज़म. और अगर ये एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज़म है, देन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो इनका प्रोसेस एक डिफरेंट हो जाएगा उस प्रोसेस से जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, या फिर जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और इस केस को हम कहेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी. क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब यीस्ट में ही देखते हैं. सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट विच इज़ द 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि होगा साइटोप्लाज्म में. ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट. अब इसको, इस वाले प्रोसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इतना भी आप सभी ध्यान रखना कि अगर हमने कहा लैक ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला जो प्रोसेस है ये सब में सेम रहेगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़, अब यीस्ट की बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली. तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट में होगा कि ये पाइरूवेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. क्लियर? पाइरूवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. यहाँ पर जो इथेनॉल है, इथेनॉल इज़ अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ 1 कार्बन मॉलिक्यूल.
ओके सो देखो, ये बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्लूकोज है, अब ये समझिए फिर से, अब मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। एज आई मेंशन्ड यू अर्लियर कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। सो हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि हमें क्लास के दौरान ही ये जो है पूरा हमें याद हो जाए, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्लियर? सो नाउ कमिंग ऑन टू दी कार्बन मॉलिक्यूल। सो ग्लूकोज में अगर मैं आपको बताऊं तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, एंड पाइरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बैलेंस करने होंगे एक रिएक्शन के दौरान, जो कि हमेशा होता है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, राइट? सो नाउ ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल और पाइरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग तो नहीं हो पाई, 6 और 3 तो इक्वल नहीं है, इसीलिए 1 ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स। सो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन हो गए और 2 पाइरूवेट में कितने हो जाएंगे? 2 × 3 दैट इज़ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? नाउ अब क्या होगा, यीस्ट की ही बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यीस्ट के केस में दिस 3 कार्बन मॉलिक्यूल, अब एक पाइरूवेट की हम बात कर रहे हैं। सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 1 कार्बन मॉलिक्यूल। तो 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन विल रिजल्ट इनटू 3 कार्बन। सो दिस इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। मतलब पूरा बैलेंस हो गया ना। अब देखो, ग्लूकोज से पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ तो भी कार्बन एटम्स बैलेंस रहे, देन कन्वर्टेड जो हुआ रिएक्शन के बाद, जब भी कार्बन एटम्स बैलेंस रहे। सो ये बैलेंसिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होगा, अगर आपको याद रहेगा ना कि भाई इथेनॉल एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो फिर इससे आप खुद भी अगर आप कभी भूल जाते हो इन केस, और आपने अगर इतनी बार रिवाइज कर रखा है, सो हो सकता है कि आपको कार्बन एटम्स की टर्म्स में भी याद आ जाए, राइट? कि भाई हमें बैलेंस करना है कि कहीं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। 1 कार्बन छोड़ दिया तो हो सकता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो, डेफिनेट नहीं है लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस। सो लैक ऑफ ऑक्सीजन में देखिए क्या होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो हमारा पाइरूवेट मॉलिक्यूल है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। कैसे याद रखें? सिंपल, लैक ऑफ ऑक्सीजन LAC से लैक्टिक एसिड, इस तरीके से याद रख लो। और ये कब होता है? मसल सेल्स में, जब ऑक्सीजन की एक प्रॉपर अमाउंट मसल सेल्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, और उस केस में क्या होते हैं? क्रैम्प्स भी होते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इस केस में क्या होगा? दिस इज़ द लास्ट पार्ट। यहाँ पर जो है पाइरूवेट, जो कि हमारे केस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और ये मसल सेल्स के केस में। नाउ इस केस में क्या होगा कि अब ये जो पाइरूवेट है ना, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनटू किस किस चीज़ में कन्वर्जन होगा? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और इस केस में एनर्जी की जो प्रोडक्शन होती है, अब देखो ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या है? एक एरोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है। क्लियर? नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है दैट इज़ मच 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 मोर देन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनएरोबिक केस से बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होती है? एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ओके ओके, आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू अवर टुडेज टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक क्या है? ओके, लेट्स कम हियर। सो आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो आई होप आपने ये सभी क्वेश्चंस तो कर लिए होंगे। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दिस पार्ट, we have seen in previous sections that blood transports food, oxygen and waste materials in our bodies. So हमने क्या पढ़ रखा है कि जो ब्लड है, ब्लड से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? हमारी एंटायर बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट होगा?
फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, फूड कहाँ जाएगा? फूड जाएगा टिश्यूज़ तक, जिन सेल्स को, टिश्यूज़ को फूड की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर फूड जाएगा। देन ऑक्सीजन, अगेन जिन टिश्यूज़ और सेल्स को फूड का ब्रेक डाउन करना है वहाँ तक ऑक्सीजन जाएगा। एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज़, ठीक है, वेस्ट मटेरियल कहाँ से जाएगा? वेस्ट मटेरियल विल गो फ्रॉम द टिश्यूज़ टू किडनी, या फिर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो जाएगी लंग्स में। ठीक है, नाउ इन क्लास 9th वी लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज़ व्हाट? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यूज़ का क्या काम होता है? कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है लिंकिंग का। ठीक है, लिंकिंग, जो दूसरे सेल्स को, टिश्यूज़ को लिंक करते हैं, दे आर नोन एज द कनेक्टिव टिश्यूज़। सो ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। So, the blood consists of a fluid medium called plasma. Very important. ब्लड में क्या होता है? ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े हैं आपने? ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सो प्लाज्मा क्या है? इट इज़ द फ्लूइड मीडियम जो कि ब्लड में होता है, जहाँ पर जो है सेल्स सस्पेंडेड, यानी कि सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उस फ्लूइड मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन देयर डिसॉल्व्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? देखो, अगेन रिवाइजिंग, ब्लड क्या करेगा? ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल्स को हमारी बॉडी में। अब हमने पढ़ रखा है कि जो ब्लड है वो क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? लिंकिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लड में क्या होता है? एक फ्लूइड मीडियम भी प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर सेल्स सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा क्या करेगा? प्लाज्मा फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आएंगे? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, सो प्लाज्मा क्या करेगा? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को, नाइट्रोजनस वेस्ट, इनको डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? रेड ब्लड सेल्स, विच आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। ओके, सो रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको ब्लड के कंपोनेंट्स बताए। ठीक है, लेट्स रिवाइज देम अगेन। सो मैंने आपको क्या बताया? ब्लड के कंपोनेंट्स बताए। ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। ओके, प्लाज्मा क्या करेगा? प्लाज्मा करेगा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क, एंड किस फॉर्म में? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, अब डिसॉल्व्ड फॉर्म में करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वेस्ट मटेरियल्स in their dissolved forms. Okay, एंड यहीं पर अगर मैं बात करूं रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये करते हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? एक पिगमेंट विच इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम ट्रांसपोर्टेशन का ही यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ओके, क्लियर हो गया सभी को? हमने 2-3 बार ये प्रोसेस पूरे रिवाइज कर लिए। ओके, अब जो दूसरे तरीके के सब्सटेंसेस है, से फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स, ये भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। बेसिकली ब्लड सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए एक पंपिंग प्रेशर वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए कि ब्लड पंप करे।
ठीक है, मूव करे जब भी तो ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर कोई चीज़ वहीं पर प्रेजेंट है, अगर तुम्हें कह दिया कि कोई चीज़ ना, सपोज एक ग्लास है जिसको उठा के तुम्हें इस रूम से दूसरे रूम में रखना है, अगर आप लोग मूव करोगे जब ही तो वो ग्लास की ट्रांसपोर्टेशन होगी, राइट। अगर नहीं मूव करोगे तो कैसे होगी? दैट्स वाई ब्लड की पंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड pumping organ to push blood around the body, ठीक है। network of tubes to reach all the tissues and system in place to ensure that this network can be repaired if damaged, very important। ब्लड की क्या होती है, देखो कैपिलरीज होती है, वीन्स होती है, इन सब से जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ब्लड एक आर्टरी से ब्लड आता है, देन इट गोज़ टू वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स एंड दिस ऑल थिंग। सो ये क्या है यहाँ पर, दिस इज़ लाइक यहाँ पर हमें हार्ट की इम्पोर्टेंस बता रखी है। हार्ट क्या करता है, हार्ट एक प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है। हार्ट एक पुश प्रोवाइड करता है ब्लड को टू मूव एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेस। उस वजह से ही ब्लड मूव करता है और हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचता है। ऑल्सो ये सिस्टम भी होना चाहिए कि अगर ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कहीं से डैमेज हो जाते हैं तो वो रिपेयर होने ज़रूरी हैं, ओके, सो दैट हमें ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो हार्ट का स्ट्रक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में समझा रखा है। न्यूट्रिशन वाला सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सभी डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए, इनकी लेबलिंग आनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी हार्ट, सो हार्ट में सबसे पहले याद रखो, देखो ये क्या है, देखो हार्ट को पहले इस तरीके से डिवाइड करो, ठीक है। बीच से ये क्या हो गया, ये वाला है क्या, लेफ़्ट पोर्शन, ओके। ये वाला क्या है, दिस इज़ दी लेफ़्ट पोर्शन, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके, दिस इज़ दी लेफ़्ट पोर्शन एंड दिस वन इज़ द राइट पोर्शन। तो अब यहाँ पर लेफ़्ट में देखिए, लेफ़्ट में अब ऊपर क्या होता है, किस तरीके से याद रखेंगे कि भाई अगर हम अल्फ़ाबेट्स को याद करें, हमें पता है अल्फ़ाबेट्स, तो ए, और ए के बाद क्या आएगा, बी सी डी ई, ए के बाद आता है वी, तो ए से क्या है, एट्रियम, देन वेंट्रिकल, ठीक है। सो एट्रियम पहले आता है। अब लेफ़्ट और राइट में तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लेफ़्ट तो हमें पता है, दिस इज़ लेफ़्ट साइड, दिस इज़ राइट साइड, ओके। नाउ कैसे याद रखना है कि भाई ए पहले आएगा, वी बाद में आएगा। सो पहले क्या होगा, एट्रियम, देन वेंट्रिकल। सो ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, देन दिस वन इज़ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसी तरीके से इट इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड इट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हुआ? सो अब हमें इतना क्लियर हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू दीज वेन्स, अब ये देख रहे हो, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स। अब देखिए वेना कावा क्या करती है, हमारी क्या है ना, देखो एक बात को ध्यान से समझो, वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ब्लड, ठीक है। वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वेन्स क्या करती हैं, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, कैरीज ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट। अब देखिए, अब टिश्यूज़ है हमारे केस में, तो टिश्यूज़ क्या करते हैं, अब देखो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ठीक है। जब रेस्पिरेशन होगा यानी कि फूड की ब्रेकडाउन होती है तो क्या होता है, रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आज में हमने जो है रिवाइज़ किया है, ठीक है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमें क्या चाहिए होती है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी तो रिलीज़ होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेस्ट मटेरियल, तो हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कौन करते हैं, लंग्स। तो हमें ज़रूरी है कि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो अब हमारी ये वेन्स क्या करती है, यही रोल प्ले करती हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब देखो, अब कोई चीज़ है, लेट्स सपोज अगर मैं लंग्स से बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर मैं लंग्स से बात करूँ तो लंग्स के पास क्या आती है,
ऑक्सीजन आती है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड भी प्रेजेंट होता है, तो ब्लड प्लस ऑक्सीजन विल गिव राइज टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं पर अगर मैं टिश्यू साइड की बात करूँ तो टिश्यू साइड पे क्या होगा, यहाँ पर पूरे प्रोसेसेस होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोसेसेस जो होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं ये क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द ब्लड गिव राइज टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जो कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट किसको है, टिश्यूज़ को, सो दैट वो अपने प्रोसेसेस कर सकें। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसका ट्रैवल हो जाए टू दी लंग्स, और फिर लंग्स इसको बॉडी से क्या कर दें, आउट कर दें। तो अब ये देख रहे हो कितने, ये सभी प्रोसेसेस जो मैंने आपको बताए, इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, कि भाई लंग्स के पास ऑक्सीजन आई है, ब्लड प्रेजेंट है। अब लंग्स में ब्लड कहाँ से आया, हार्ट ने ही पंप किया। इसी तरीके से टिश्यूज़ के पास कार्बन डाइऑक्साइड जो आई, वहाँ पर ब्लड कहाँ से आया, अगेन हार्ट ने पंप किया। तो ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा लेट्स सपोज ये हार्ट है, तो हार्ट से जो वीन, हार्ट से जो हमारी वेसल है जो कि ब्लड लेके जाएगी, दैट इज़ द आर्टरी, ठीक है, दैट इज़ द आर्टरी। और जो ब्लड हार्ट के पास लेकर आएगी, दैट इज़ द वेन, ठीक है, दैट इज़ द वेन। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हार्ट से ब्लड, अगर हमारे पास हार्ट से टिश्यूज़ के पास जाएगा, तो टिश्यूज़ को रिक्वायरमेंट है किसकी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ से आर्टरी ही लेकर आएंगी ब्लड, एंड दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, O2 प्लस ब्लड लिख लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर मैं बात करूँ टिश्यूज़ से ब्लड लेकर जाने की, जो कि ऑक्सीजनेटेड नहीं है, जहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड। तो अब जो हार्ट के पास जो लेकर आती है वेसल ब्लड को, दैट इज़ नोन एज दी वीन। तो वीन क्या करेगी, हार्ट के पास ब्लड को लेकर आएगी, और आर्टरी क्या करेगी, हार्ट से ब्लड को लेकर आएगी। क्लियर हुआ। सो हार्ट के पास जो ब्लड लेकर आएगी, सो टिश्यूज़ क्या करते हैं, भाई देखो, अगर आप किसी, मान लो कि आप देखो एक एनालॉजी के साथ समझते हैं, लेट्स सपोज कि एक बंदा है, दो बंदे हैं, और एक का काम है कि भाई लेट्स सपोज कि आपके रिलेटिव्स हैं और वो आपको कुछ लेटर भिजवाते हैं, आप उनको भिजवाते हो। तो दो पर्सन है यहाँ पर, एक आपके जो रिलेटिव्स जिसके थ्रू आपको लेटर पहुँचाते हैं, और एक आप जो जिस पर्सन के थ्रू उनको लेटर पहुंचाते हो। दो पर्सन हो गए जिनके थ्रू लेटर पहुंचाते हैं। अब देखो, अब आप जो लिख कर दे रहे हो वही तो, अब लेट्स सपोज पर्सन ए और पर्सन बी है, ठीक है, पर्सन ए से क्या करते हैं, रिलेटिव्स अपना लेटर हमें पहुंचाते हैं, ठीक है, और पर्सन बी से आप अपना लेटर रिलेटिव्स को पहुंचाते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। अब आप जो लिख के दोगे, ठीक है, उस लेटर में आप जो लिख के दोगे वही रिलेटिव्स के पास जाएगा, एंड उस ए पर्सन को जो रिलेटिव्स लिख के देंगे वही आपके पास आएगा। सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पर इस पर्सन का कोई रोल नहीं है बीच में, ए और बी का, सिर्फ इतना रोल है कि वो जो लेटर आपने दिया है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम आर्टरी और वीन की बात करें, तो देखो वीन को जो हार्ट के पास जाना, उसको टिश्यूज़ क्या दे रहे हैं, भाई कार्बन डाइऑक्साइड देते जा रहे हैं। वीन्स की कोई गलती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, उनका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, उनको क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन। तो उनको जो मिलेगा वही वो जाके ब्लड को दे देंगे। तो वीन्स को टिश्यूज़ के थ्रू क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि टिश्यूज़ जब अपने रेस्पिरेशन वाले प्रोसेसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। नाउ ये केस क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये था केस 1, ठीक है, क्या था, केस 1। अब एक और केस आएगा जब हार्ट जो है लंग्स के पास ब्लड पहुंचाता है। क्लियर। नाउ लेट्स टेक केस 2। अब यहाँ पर हमारा हार्ट है, अब हार्ट के पास क्या आया, हार्ट के पास आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DO भी लिखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या लिखते हैं, OB,
ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फ्रॉम दी टिश्यूज़, ठीक है। अब टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो हार्ट के पास गया। अब हार्ट क्या करेगा, अब लंग्स के पास क्या आते हैं, ऑक्सीजन आती है बाहर से, राइट। लंग्स के पास बाहर से ऑक्सीजन आती है, तो हार्ट क्या करेगा, अपने ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट इसको लंग्स के पास पहुंचा देगा, ठीक है। सो हार्ट एक, अब ये बात समझो कि मैंने आपको बार बार रिपीट कराया था कि हार्ट से जो वेसल लेकर जाती है ब्लड दैट इज़ दी आर्टरी, एंड हार्ट के पास जो लेकर आती है दैट इज़ दी वेन। सो कई बार बच्चे कैसे याद रखते हैं, इनफैक्ट बुक्स में भी लिखा जाता है कि वेन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरी डिटेल में बता रखा है एक और लेक्चर में, ठीक है। सो वो अलग से डाल रखा है मैंने यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो, पर मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, इतना क्लियर हुआ। सो हमें ये नहीं कहना कि भाई आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, क्योंकि अब समझो, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं कहना। हार्ट के पास अब क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया सारा टिश्यूज से। अब इसको हमें कैरी कराना है लंग्स के थ्रू, लंग्स के पास। सो अब हार्ट से जो वेसल लेकर जाएगी दैट इज़ व्हाट, वेन और आर्टरी, दैट इज़ दी वेन। तो वेन लेकर दैट इज़ दी आर्टरी, हार्ट के थ्रू। देखो दोबारा रिवाइज करो, जिसने वेन आंसर दिया है दोबारा रिवाइज करो। हार्ट से जो ब्लड लेके जाएगी दैट इज़ दी आर्टरी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर्टरी। और जो चीज़ लंग्स के पास लेकर जाती है ना, लंग्स से एसोसिएटेड चीज़ों को हम बोलते हैं पल्मनरी। सो पल्मनरी आर्टरी, और हार्ट के पास जो आई दैट इज़ दी पल्मनरी वेन। क्लियर हुआ, पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन। तो अब हार्ट के पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सो इस केस में हमारी आर्टरी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना होगा, और हमारी वेन को कैसा ब्लड मिलेगा, जो कि हमें वो दे रहा है लंग्स, दैट इज़ दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड स्टिल आपको अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी भी तरीके का कोई डाउट है, सो आप वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। या फिर आप जो है यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाल रखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स, व्हाट इज़ वेन्स एंड आर्टरीज, सो वो भी आप जाकर देख सकते हो। सो ये पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। अब आप इसे रीड करोगे ना, सो ये बहुत ईजी हो जाएगा। ब्लड को क्या ट्रांसपोर्ट करना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स दी टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट। हार्ट, ये याद रखना, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी जितना बड़ा होता है हार्ट, ठीक है। नाउ ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया, आप रीड करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया आर्टरीज और वेन्स का कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट कि अब हार्ट पंप कैसे करता है ब्लड को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर, ओके। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू अ थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। अब ये देखिए, ये क्या है, थिन वॉल्ड है, बल्कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, यानी कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनकी थिक वॉल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, लंग्स से आया है ब्लड, तो लंग्स कैसा ब्लड देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये याद रखना, जब कोई चीज़ ब्लड को रिसीव करेगी तो वो रिलैक्स स्टेट में आ जाती है, और जब वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी दूसरे पार्ट्स तक, वो आ जाती है एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर अब ब्लड रिसीव कर रहा है लेफ्ट एट्रियम, जहाँ पर कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये एक रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो ये जब आप इस टाइम पे रिलैक्स स्टेट में है, अब इसके बाद बारी आएगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, जब ये रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा, जब ये ब्लड रिसीव करेगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड रिसीव कर लिया, देन व्हाट विल हैपन, देन हमें यहाँ पर जो है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में होगा, वो क्या हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी देख ली, यहाँ पर आएगा
रिलैक्स स्टेट में, देन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जब ब्लड नीचे पहुंचाना होगा, देन वेंट्रिकल विल रिलैक्स एंड देन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जब पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना होगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में राइट एट्रियम में आता है बॉडी से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरीके का प्रोसेस होगा, राइट वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगा जब आएगा, और जब उसको ब्लड ट्रांसफ़र करना होगा राइट वेंट्रिकल को, जब वो भी एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन दी एटिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वाई के फॉर्म में कि वाई जो है हमारे वेंट्रिकल्स के पास ज़्यादा थिक होती है मस्कुलर वॉल। एंड स्टिल अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो मैं आपको वीडियोस बता देती हूँ। कार्डियक साइकिल फुल जो मैंने आपको बता रखी है 1 वीडियो में, ठीक है, हाफ आवर की वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है ना कि ब्लड नीचे वेंट्रिकल के पास जाएगा, देन वीन्स के थ्रू बॉडी में जाएगा, ये पूरा अच्छे से एक हाफ आवर के सेशन में बता रखा है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आर्टरी एंड वेन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता रखा है, इनफैक्ट वो तो मैंने आपको आज की क्लास में भी बता दिया, ठीक है। सो ये दोनों वीडियोस आप प्रेफर कर सकते हो, ओके। नाउ अगर हम बात करें हार्ट के चैम्बर्स की, सो हमारे हार्ट के चैम्बर्स कितने हैं? 4 चैम्बर्स हुए। कौन कौन से? देखो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। कौन कौन से चैम्बर हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर हो गए, राइट। तो अब किसी किसी ऑर्गेनिज्म में 2 चैम्बर भी होते हैं, 3 चैम्बर भी होते हैं, और 4 चैम्बर हार्ट हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ मैमल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। सो द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, अब वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि भाई राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड, मतलब जो हार्ट है हमारा, नॉट ब्लड इट इज़ हार्ट, तो हार्ट की जो सेपरेशन है राइट और लेफ्ट साइड में जो हो रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू, राइट एट्रियम में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेपरेशन हो रखी है जब भी तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं, राइट। अगर सेपरेशन नहीं होती तो ये दोनों तरीके के जो मतलब हमारे ब्लड हैं ये सेपरेट नहीं हो पाते, ठीक है, और ये मिक्स हो जाते। इसी मिक्सिंग से बचने के लिए जो है हमारी सेपरेशन हो रखी है, क्लियर। ये दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, यानी कि जहाँ पर एनर्जी डिमांड ज़्यादा है जिन एनिमल्स में, वहाँ पर जो है इस तरीके की सेपरेशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स और मैमल्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनके प्रोसेसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ब्लड की अच्छी तरीके से सेपरेशन होनी चाहिए ताकि मिक्सड ब्लड जो है बॉडी टिश्यूज़ को ना मिले, ठीक है। देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, कॉम्प्लेक्स तो होते ही हैं सारे प्रोसेसेस, प्लस इन्हें जो है अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए ह्यूमंस को देखिए, ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है वो सबको पता है कि भाई वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। अगर हम बर्फ़ में जाएंगे, हम पहाड़ों पे चले गए, या फिर हम बहुत ज़्यादा गर्मी में रेगिस्तान में हैं, तो क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है? बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है जब हम किसी को बुखार हो जाता है, राइट। सो वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन एम्फीबियंस और बहुत सारे रेप्टाइल्स में, अब ये देखो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि मैमल्स में, बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट क्यों है? क्योंकि उनकी एनर्जी डिमांड ज़्यादा है। फिशेस में, एम्फीबियंस, अब देखो बहुत सारे जो है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, इनमें क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है हमें मैमल्स में और बर्ड्स में, क्लियर। एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड मैनी रेप्टाइल्स। मैंने क्यों कहा, सभी क्यों नहीं कहा? क्योंकि क्रोकोडाइल्स में क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्लियर। याद रखना एम्फीबियंस, आई थिंक मैंने आपको एम्फीबियंस का 4 चैम्बर बताया था। 4 चैम्बर एम्फीबियंस का नहीं, रेप्टाइल में से क्रोकोडाइल का होता है, क्लियर। नाउ अब यहाँ पर क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाती है, ठीक है। फिशेस ऑन दी अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट्स, ठीक है। मैंने बताया था ना किसी का 3 चैम्बर होता है, किसी का 2 चैम्बर होता है, तो फिशेस में तो सिर्फ 2 चैम्बर ही रहता है, ठीक है।
यहाँ पर क्या होगा, ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हार्ट से जो ब्लड गिल्स तक जाएगा और गिल्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को मिल जाएगा और उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हार्ट को मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉन एज दी डबल सर्क्यूलेशन। देखिए, on the other hand it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as the double circulation. This is the definition of double circulation. फिशेस के केस में क्या होता है कि ब्लड सिर्फ एक ही बार हार्ट के पास जा रहा है, कि हार्ट के पास जो आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है सिर्फ, और जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास जाता है तो वहाँ पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ठीक है, लेकिन वर्टिब्रेट्स के केस में क्या होता है, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के केस में जो है हार्ट ब्लड दो बार आता है हार्ट के पास, एंड दैट इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज द ब्लड प्रेशर। सो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज नोन एज द ब्लड प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, ब्लड प्रेशर। किसी भी चीज़ का प्रेशर क्या होता है कि भाई वो अमाउंट ऑफ फोर्स जितना वो एक्सर्ट कर रहा है। जैसे गैसेस की हमने पढ़ाई करी थी कि गैसेस जो है उनका प्रेशर कम होता है, राइट, मतलब जो भी है गैसेस कम होता है, ज़्यादा होता है, दैट्स नॉट द केस। केस इज़ कि भाई वो कितना, गैस की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट करेंगे। सो कितना प्रेशर जनरेट कर रही है अगेंस्ट दिस वॉल, दिस इज़ नोन एज द गैस प्रेशर। इसी तरीके से ब्लड कितना प्रेशर जो है जनरेट करेगा अपनी वेसल के अराउंड, दैट इज नोन एज द ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरीज। आर्टरीज में क्या होगा, ब्लड हार्ट से आ रहा है, ठीक है, तो टिश्यूज़ के पास, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा वेन्स से। The pressure of blood inside the artery during ventricular systole. Systole means contraction. तो ventricles कब contract करेंगे, जब उनको हार्ट से ब्लड पहुंचाना होगा बॉडी में। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज कब आएगी, जब हार्ट को पंप करना है, कहीं और भेजना है। रिलैक्स स्टेट कब आएगी, जब हार्ट को एक्सेप्ट करना है। इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर। और जो आर्टरीज में जो ब्लड का जो प्रेशर होगा उनके रिलैक्सेशन के दौरान, दैट इज़ द डायस्टोल। याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज डायस्टोल, सो दैट इज नोन एज द डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज का जो प्रेशर रहता है दैट इज़ अबाउट 120 mmHg, और डायस्टोलिक स्टेज का प्रेशर इज 80 mmHg। ठीक है, नाउ ये आपको दिखा रखा है कि भाई ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेज़र करते हैं, बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नोन एज स्फैग्नोमीटर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज हाइपरटेंशन, एंड ये क्यों होगा, जब जो वेसल्स होंगी आर्टरी की, जो हमारी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी अगर आर्टरीज की, सो दैट विल रिजल्ट इन हाई ब्लड प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो जो यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम एग्जर्ट होगा, है ना। और अगर सरफेस एरिया इस केस में अगर हमने कम बना लिया तो उसी अमाउंट का प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा। फॉर्मूले से समझें, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया, राइट। तो देखो यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशन है, ओके, which results in increased resistance to the blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. ज़्यादा प्रेशर किसी चीज़ पे अगर डलता है तो फिर वो फट सकती है, रप्चर हो सकती है, ठीक है। सो हाइपरटेंशन बहुत ही जो है एक ऐसा केस है जो कि नहीं होने देना चाहिए। ब्लड प्रेशर का एक एक्सट्रीम केस है, ठीक है, जहाँ से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड प्रेशर 120/80, 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। ये लिखने का तरीका है, ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, आर्टरी। अब यहाँ पर प्रेशर इन कट ऑफ अबव 120, अगर 120 सिस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइपरटेंशन का केस हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्रेशर इन कट ऑफ बिलो 120, तो क्या होगा, साउंड्स ऑडिबल इन स्टेथोस्कोप, मतलब आपको पूरा समझा रखा है कि भाई ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल इम्पोर्टेंट। नाउ दी ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स।
अब ये मैंने आपको बता दिया आर्टरी और वेन्स क्या करती हैं। आर्टरीज कैसी होती हैं, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, और वेन्स कैसी होती हैं, वेन्स जो होती हैं दे डू नॉट नीड थिक वॉल। अब देखो ए से आर्टरी, ए से एट्रियम, एट्रियम की तो थिन वॉल होती है और वेंट्रिकल की थिक वॉल होती है। इसी केस में अगर वीन्स की और आर्टरीज़ की बात करें वहाँ अपोजिट हो जाता है, ए से और वी से देखें तो आर्टरीज़ में थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं और वीन्स में कैसी वॉल होती हैं, वीन्स में होती हैं मतलब उनको थिक वॉल्स की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, ब्लड में प्रेशर इतना नहीं होता। Instead, they have ways to ensure that no longer under pressure. Instead, they have ways to ensure that the blood flows in one direction. ठीक है, so वहाँ पर pressure is enough, जितना pressure generate होता है टिश्यू से that is enough कि भाई ये blood जो है वो हार्ट तक चला जाए। ठीक है, सो अब वहाँ पर वेल्स प्रेजेंट होती है। वेल्स क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड, कि ब्लड जो है वो वापस नहीं चला जाए। ठीक है, नाउ ऑन रीचिंग, अब ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैपिलरी का कॉन्सेप्ट आ गया है कि जब ऑर्गन और टिश्यू के पास ब्लड पहुंच जाता है तो आर्टरी डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद all the individual cells. The smallest vessel have walls which are 1 cell thick and are called as capillaries. Capillaries की definition है ये। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर आर्टरी, अब देखो पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, ये देख पा रहे हो। अब ये जो जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी आई लंग्स के पास तो ये देखो किस तरीके से छोटी छोटी एट्रियोल्स, इनको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल वेसल्स, तो इनमें किस तरीके से डिवाइड हो गई, राइट। तो अब इससे क्या होगा कि भाई हर एक सेल जो है वो कांटेक्ट में उसको गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी। ये अब लंग्स के केस में इसीलिए हमने क्या कह दिया, लंग कैपिलरीज। क्लियर हुआ सभी को? कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज का कॉन्सेप्ट। आर्टरीज क्या करेंगी, ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू दी टिश्यूज और अदर ऑर्गन्स। वीन्स क्या करेंगी, फ्रॉम टिश्यूज और अदर ऑर्गन्स टू दी हार्ट। आर्टरीज की वॉल क्या होती हैं, आर्टरीज की वॉल थिक इलास्टिक होती हैं, लेकिन वेन्स को ज़रूरत नहीं है, इंस्टेड वहाँ पर क्या होती हैं, वेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब आर्टरीज जो है जब ऑर्गन और टिश्यू के पास पहुँच जाती है सो वो फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू स्मॉल वेसल्स। ठीक है, और उन स्मॉल वेसल से क्या होगा, दे आर 1 सेल थिक। उनसे क्या फ़ायदा होगा कि भाई हर एक सेल को प्रॉपर गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगी। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस थिन वॉल। The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organs or tissues. Yes, so यहाँ पर artery blood लेकर आई, artery will divide into capillaries. ठीक है, capillaries क्या करेंगे अब, now they will join to form vein. vein क्या करेगी, blood वापस ट्रांसपोर्ट करेगी हार्ट के पास। ठीक है, now this is the concept। अब देखिए यहाँ पर जो है आर्टरीज का पूरा रिवाइज कर लिया कि भाई इनके पास थिक वॉल्स होती हैं एंड दीज ऑल थिंग्स। नाउ मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से क्या मेंटेनेंस करते हैं, ओके, व्हाट हैपेंस इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक। लेट्स सपोज पानी का पाइप है, ठीक है, तो पाइप है तो अगर वो लीक हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड जो है, सॉरी वाटर जो है, अगर वाटर पाइप है तो वाटर होगा ना वहाँ पर, तो वाटर लीक करना स्टार्ट कर देता है ना, वाटर बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। सो अगर इस तरीके की सिचुएशन आ गई कि भाई वीन्स, वेसल्स, आर्टरीज, इनमें से कोई चीज़ रप्चर हो गई, लीक हो गई, सो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेचुरली द लॉज ऑफ blood from the system has to be minimized। कम से कम लॉस होना चाहिए। हम भी तो क्या करते हैं, जब वाटर पाइप लीक हो जाता है तो क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर उसको वापस से नॉर्मल करते हैं, हम नया पाइप लेकर आते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर अब पूरी नई वेसल तो बन नहीं सकती, तो यहाँ पर रिपेयर होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, वो जो पाइप जो लीक है वो कम से कम होना चाहिए। इन एडिशन leakage will lead to loss of pressure which would reduce the efficiency of the pumping system। अब देखो कहीं पर लीक हो जाएगा, so what will happen,
कुछ अमाउंट, तो जो सब्सटेंस जो वहाँ पर फ्लो, यहाँ पर इसी का एग्जांपल ले लेते हैं ब्लड का ही, तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है अगर वो लीक हो जाती है कोई वेसल, तो ब्लड बाहर निकलता जाएगा, जिस वजह से जो प्रेशर की अमाउंट है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब प्रेशर अगर कम हो गया तो पंपिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए ब्लड के पास क्या होती हैं, प्लेटलेट सेल्स विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। क्या करेंगी प्लेटलेट्स, जहाँ पर ये लीक्स हो रखे हैं वहाँ सब जगह जाएगी और उनको ठीक करके आ जाएगी, मतलब उनको लीक जो हो रखे हैं उनको वापस से क्लॉट कर देती है और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लिम्फ। So there is another type of fluid also involved in transportation। अभी तक हमने किसकी बात करी, ब्लड की, लेकिन ब्लड के अलावा एक और जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज द लिम्फ। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फ को क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, अब जो कैपिलरीज में जो वॉल्स, याद रखना कैपिलरीज में, ठीक है, नॉट इन आर्टरी नॉट इन वेन बट इन कैपिलरीज में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ जो प्लाज्मा है, प्रोटीन्स हैं, ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यूज टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, उसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स वगैरह बाहर निकल जाएंगे, जिनसे क्या फॉर्मेशन होगी, टिश्यू फ्लूइड की फॉर्मेशन होगी, दैट इज नोन एज द लिम्फ। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही है ये, लेकिन ये कलरलेस होता है और यहाँ पर प्रोटीन की जो अमाउंट है दैट इज लेस। तो ये ध्यान रखना कि भाई प्लाज्मा से ही सिमिलर है लेकिन कलरलेस होगा, लिम्फ इज कलरलेस। प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा का कलर मुझे ज़रूर बताना इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, जल्दी से सभी कमेंट करेंगे अभी के अभी, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, सो लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है और यहाँ पर लेस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins। लिम्फ क्या करेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो है अपना लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाके इंटरसेल्युलर स्पेसेस के थ्रू join to form large lymph vessels that will finally open into larger veins। आपको पता है हमारी बॉडी में लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ क्या कहता है, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। क्या करेगा, लिम्फ करेगा, देखो इंटेस्टाइन में क्या होती है, विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द लैक्टियल, और वो लैक्टियल क्या होती है, दैट इज अ लिम्फ। लिम्फ क्या करेगी, वहाँ से एब्जॉर्ब्ड फैट को लेकर इंटेस्टाइन के थ्रू ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। वहाँ से एब्जॉर्ब फूड उठाएगी, एब्जॉर्ब फैट उठाएगी इंटेस्टाइन से, देन जो एक्सेस जो हमारा फ्लूइड होगा उसको वापस से ब्लड के स्पेस में डाल देगी। क्लियर हुआ सभी को लिम्फ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फ को क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, कलरलेस होगा, लेस प्रोटीन्स होंगे एज कंपेयर टू प्लाज्मा। ठीक है, इनकी भी क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज। ठीक है, सो अगेन रिवाइजिंग द होल सेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ठीक है, बहुत ही हमारा बड़ा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर्स और होंगे इस चैप्टर के, देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ओके, सो लेट्स रिवाइज इट ऑल अगैन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता है, कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है फूड का, ऑक्सीजन का, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कराना। ठीक है, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है,
और सभी बच्चे कार्डियक साइकिल वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उस पूरी को याद ना करना चाहो, याद ना रखना चाहो, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो इतनी ज़्यादा याद रखनी, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट समझने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद आप रखना जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है और इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो एनसीईआरटी से बाहर है। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू समझा रखा है, डायग्राम्स के थ्रू भी समझा रखा है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू, अब ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसी को दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, लंग्स के पास क्या होता है? लंग्स के पास होता है ऑक्सीजन। लंग्स से क्या होती है? फ्रॉम दी एयर, एयर से क्या आती है? लंग्स के पास ऑक्सीजन आती है। ठीक है, और ये क्या बन जाता है? लंग्स का ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें अपने हार्ट की, तो हार्ट क्या करेगा सबको? अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा? हार्ट के पास जाएगा। ठीक है, और हार्ट किसको पंप करेगा? टिश्यूज़ को। एंड टर्न टिश्यू क्या देंगे उन्हें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देख रहे हो, हार्ट तो सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, लेकिन टिश्यूज़ हार्ट को क्या देंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट लंग्स को क्या देगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि भाई लंग्स के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है बहुत सारी, तो लंग्स के पास और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट कर देते हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है आउट फ्रॉम द बॉडी, और इसी तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन आ जाती है। अगेन दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू द हार्ट एंड देन टू द टिश्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, केस 1 एंड दिस वाज दी केस 2। ओके, नाउ केस 1 में क्या हुआ था कि भाई जो हमारे पास हार्ट है, हार्ट के पास जो चीज़ जो ब्लड लेकर आएगी दैट इज़ नोन एज दी वेन, और हार्ट से जो ब्लड लेकर जाएगी दैट इज़ दी आर्टरी। ठीक है, तो हार्ट से हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास एक्सेप्ट दी लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा आर्टरी में। ठीक है, और टिश्यूज़ कैसा ब्लड देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से क्या कह देते हैं कि भाई वीन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। क्यों पल्मोनरी वीन में एक्सेप्शन क्यों है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? क्योंकि हमेशा हार्ट से जो ब्लड लेकर जाएगी दैट विल बी आर्टरी, और इस केस में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाना पड़ेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। एंड वीन्स के केस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सो आई होप दिस ऑल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देन मैंने आपको बताया था कैपिलरीज के बारे में, लिम्फ के बारे में। ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसको आप एक बार दोबारा रीड कर लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू। आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ 2 होमवर्क दिए हैं। एक तो वही जो आपको प्लाज्मा का कलर बताना है इन द कमेंट सेक्शन, एंड सेकंड वन इज़ कि आपको पूरा रीड करना है और ये डायग्राम अच्छे से याद करना है, अच्छे से लेबल करना है, समझना है और ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करनी है इस डायग्राम की। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के केस में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, and don't forget to like, share and subscribe the channel.